वेलकम स्टूडेंट्स। आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक अभिक्रिया वेग के जो प्रकार थे उसमें तीसरा पार्ट बचा हुआ था प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग क्या होता है कि किसी अभिक्रिया के या किसी अभिक्रिया में t इक्वल 0 समय पर वेग अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रारंभिक वेग कहलाता है। भी कहने का मतलब क्या है कि प्रारंभिक वेग क्या होता है कि किसी अभिक्रिया में t इक्वल 0 समय पर अभिक्रिया का जो वेग होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रारंभिक वेग कहते हैं। माना किसी रिएक्शन के लिए अगर हम बात करें कि कहने का मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक है वो क्या बनाता है? उत्पाद क्या बनाता है? टी। तो ये क्या होता अपने पास? रिएक्टेंट होता है। भी कहने का मतलब अपने पास में क्या ये अभिकारक है और अभिकारक है वो टी 0 समय पर है। तो कहने का मतलब यहाँ पर समय की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो कहने का मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया आगे की ओर नहीं बढ़ रही है तो अभिक्रिया के लिए वेग कितना का मान कितना हो जाएगा? 0। तो इसको हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभिक्रिया को प्रारंभिक वेग कहते हैं। तो P यहाँ पर क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? ये P प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रारंभिक वेग। अगर हम ये कहें कि अभिक्रिया के लिए यदि हम समय क्या हो जाता है? T और सांद्रता क्या होती है? C। तो सांद्रता C के मध्य ग्राफ खींचे तो ये क्या कह रहा है कि अपने पास t इक्वल 0 समय पर ग्राफ क्या हो जाएगी? इसकी स्लोप क्या आएगी? तो कहने का मतलब यहाँ पर जो इसका स्लोप होगा वो ढाल क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? tan थीटा। तो कहने का मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए t इक्वल क्या होता है? 0 होता है। तो उस अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है? प्रारंभिक वेग कहलाता है। तो ये अपने पास था टॉपिक जो कल का बचा हुआ था कि प्रारंभिक वेग क्या होता है। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो क्या होता है? अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है अपना वेग नियम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वेग नियम, या इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं गुलबर्ग नियम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गुलबर्ग नियम भी कहते हैं। भी वेग नियम या फिर गुलबर्ग नियम क्या होता है? आइए देखते हैं, समझते हैं कि क्या होता है वेग नियम। तो वेग नियम या गुलबर्ग नियम कहा जाता है। तो इसके अनुसार क्या होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता को अभिक्रिया के वेग पदों में लिखना या व्यक्त करना क्या कहलाता है? अभिक्रिया का वेग कहलाता है। भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है और उस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो अभिकारक की सांद्रता होती है उस अभिकारक की सांद्रता को वेग के पदों में लिखना या अभिक्रिया के वेग के पदों में लिखना या उसको क्या करना? व्यक्त करना क्या कहलाता है? अभिक्रिया का वेग कहलाता है। या इसको हम क्या बोलते हैं? गुलबर्ग नियम कहते हैं कि किसी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता, किसकी सांद्रता? अभिकारक की सांद्रता को तो वेग के पदों में लिखना या व्यक्त करना क्या कहलाता है? वेग नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? वेग नियम। कि माना कोई रिएक्शन अपने पास, कोई रिएक्शन है जिसको हम कहेंगे कि R जो अपने पास में कंपाउंड है वो क्या बना रहा है? P प्रोडक्ट बना रहा है। क्या बना रहा है? P प्रोडक्ट बना रहा है। तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है? डेल्टा R अपॉन में क्या होता है? डेल्टा T। तो अभिक्रिया का वेग किस में होता है? माइनस में। तो माइनस डेल्टा R अपॉन में क्या होता है? डेल्टा T होता है। ये अभिकारक की सांद्रता R के क्या होगा? समानुपाती। तो कहने का मतलब भी इसको हम सांद्रता कहते हैं अभिकारक की।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या आएगा माइनस डेल्टा आर अपॉन में क्या आएगा डेल्टा टी, और इक्वल क्या आ जाएगा अपने पास में क्या आएगा के आर, क्या आ जाएगा के आर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो के होता है इसको हम क्या कहते हैं, इस के को हम बोलते हैं वेग नियतांक। क्या कहते हैं, ये क्या होता है यहाँ पर वेग नियतांक होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब अपने पास अब ये क्या कह रहा है कि अभिक्रिया का जो वेग नियतांक होता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, समीकरण नंबर 1, इसको हम बोलते हैं अभिक्रिया वेग समीकरण। क्या बोलते हैं, अभिक्रिया वेग समीकरण। क्या बोलेंगे, अभिक्रिया वेग समीकरण, या क्या बोलते हैं वेग समीकरण कहते हैं। ये क्या कह रहा है कि किसी भी अभिक्रिया के लिए यदि वेग नियतांक का मान क्या हो जाएगा, उसकी इकाई सांद्रता r के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। अर्थात यदि r इक्वल टू क्या हो जाए 1 हो जाएगी, अर्थात r इक्वल टू क्या हो जाए 1, तो अपने पास में क्या आएगा माइनस डेल्टा r अपॉन में क्या आएगा डेल्टा t इक्वल क्या आ जाएगा k। तो इसको हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट वेग समीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, विशिष्ट, क्या कहते हैं इसको, विशिष्ट वेग समीकरण कहते हैं। तो समीकरण नंबर क्या हो जाएगी 2। तो कहने का मतलब ये क्या कहलाती है, अपनी अभिक्रिया का वेग समीकरण, इसको हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट वेग समीकरण कहते हैं। ठीक है, जो वेग नियतांक है कि, तो वेग नियतांक है वो अभिक्रिया के अभिकारक, अभिक्रिया के अभिकारक की प्रकृति व ताप पर निर्भर करता है। अभिकारक की प्रकृति व किसके पर निर्भर करता है, ताप के ऊपर निर्भर करता है। ये कहने का मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, तो हमने क्या कहा कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का जो अभिकारक होता है, ठीक है, तो अभिकारक की जो प्रकृति व ताप के ऊपर क्या निर्भर करता है, वेग नियतांक के डिपेंड होता है। ठीक है, भी कहने का मतलब ये है कि जो अभिकारक की नेचर होगी वो किस पर डिपेंड करती है, वेग नियतांक के ऊपर, और टेम्परेचर भी किस पर निर्भर करता है, वेग नियतांक के ऊपर निर्भर करता है। तो देखिए वेग नियम या गुलबर्ग नियम किसे कहते हैं कि किसी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता को अभिक्रिया के वेग में पदों में लिखना या उसको व्यक्त करना अभिक्रिया का वेग नियम या गुलबर्ग का नियम कहते हैं। कि माना अपने पास में कोई केमिकल रिएक्शन है तो उसका रिएक्टेंट क्या हो जाएगा R, और वह क्या बना रहा है, प्रोडक्ट P बना रहा है, तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा R अपॉन में क्या होता है डेल्टा T इज प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा R के। फिर हमने कहा कि माइनस डेल्टा T इक्वल R अपॉन क्या डेल्टा T इक्वल क्या हो जाएगा कि यहाँ से कांस्टेंट आएंगे तो यहाँ पर क्या लगाएंगे कि, तो ये से क्या बोलते हैं अभिक्रिया की वेग समीकरण कहते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि अभिक्रिया का जो वेग होता है तो उस वेग नियतांक है तो उस अभिक्रिया वेग के समीकरण के बराबर होता है या उस वेग के बराबर होता है कि जिस अभिकारक की सांद्रता क्या होती है, इकाई होती है। इसका मतलब ये हुआ कि R इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो K यहाँ पर क्या हो जाएगा वेग नियतांक। तो माइनस डेल्टा R अपॉन में डेल्टा T इक्वल क्या आ जाएगा K, इसको हम क्या बोलते हैं विशिष्ट वेग समीकरण कहते हैं। तो ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगी 2। अब हम बात कर सकते हैं कि वेग नियतांक K होता है, तो नोट के अंदर लिखना इस चीज को कि अभिक्रिया वेग नियतांक है वो अभिकारक की प्रकृति व ताप पर निर्भर करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं वेग नियम, या इसको हम क्या बोलते हैं वेग, क्या बोलेंगे इसको हम बोलते हैं वेग नियम या गुलबर्ग का नियम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वेग नियतांक। क्या पढ़ेंगे, वेग नियतांक। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, वेग नियतांक। तो देखिए अपने पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वेग नियतांक। क्या है, वेग नियतांक। तो वेग नियतांक को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, कैसे, किससे प्रेजेंट करते हैं, कैसे, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग नियतांक होता है वह उस अभिकारक की सांद्रता इकाई के क्या होता है, बराबर होता है, यानी R इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, R इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ये जो वेग नियतांक होता है वो किस पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है अभिकारक की प्रकृति।
अभिकारक की प्रकृति व ताप पर निर्भर करता है। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि वेग नियतांक किस पर निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है अभिकारक की प्रकृति व ताप पर। ठीक है। इसके बाद अपना टॉपिक आता है नेक्स्ट, क्या है कि वेग नियतांक के इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वेग नियतांक के मात्रक व विमाएं। वेग नियतांक के मात्रक व विमाएं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वेग नियतांक के मात्रक व विमाएं। तो आपको निकालनी है वेग नियतांक की मात्रक व विमा निकालनी है। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि माना किसी अभिक्रिया में अगर अपने पास कहते हैं कि अभिक्रिया क्या है R, तो इससे क्या बन जाएगा प्रोडक्ट। तो ये क्या कह रहा है कि R यहाँ पर क्या होता है, ये होता है अभिकारक। क्या होता है, अभिकारक। और P क्या होता है, उत्पाद होता है। तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो है अभिकारक के अणुओं की संख्या क्या है, N अणुओं की संख्या है। क्या है, N अणुओं की संख्या। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डेल्टा R अपॉन में क्या आएगा, डेल्टा T समानुपाती क्या होता है, अभिकारक। तो यहाँ पर अभिकारक के अणुओं की संख्या क्या है, N है। क्या है, N। तो हम ये लिख सकते हैं अभिकारक के अणुओं की संख्या क्या आ जाएगी, N आ जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि डेल्टा R अपॉन में क्या आएगा, डेल्टा T इक्वल क्या आ जाएगा K, और R की पावर क्या आ जाएगी, N। R की पावर क्या आ जाएगी, N। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम किसका मान निकाल सकते हैं, K का मान निकाल सकते हैं। तो K इक्वल क्या हो जाएगा, K इक्वल हो जाएगा अपने पास डेल्टा R अपॉन में क्या आएगा, डेल्टा T। क्या आएगा, डेल्टा T, और क्या आ जाएगा, R की पावर क्या आ जाएगी, N। R की पावर क्या आ जाएगी, N। ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ R अपने पास में क्या है, अभिकारक। तो किसको प्रेजेंट करें, सांद्रता को प्रेजेंट करें। T यहाँ पर क्या हो जाएगा, समय। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो अभिकारक है इसकी पावर क्या है, N। क्योंकि यहाँ पर अभिकारक के कितने अणुभाग ले रहे हैं, N अणुभाग ले रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि K इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो R को हम क्या लिख सकते हैं, सांद्रता। क्या लिख सकते हैं, R को सांद्रता, अपॉन में क्या आएगा, T। तो इसको हम क्या लिखेंगे, समय। क्या लिखेंगे, समय। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सांद्रता की पावर क्या आ जाएगी, N आ जाएगी। सांद्रता की पावर क्या आ जाएगी, N। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो अभिकारक है उसकी सांद्रता क्या है, 1 है। क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पर कितना मानेंगे, 1। तो K इक्वल क्या हो जाएगा, तो सांद्रता को ऊपर लेके जाएंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, सांद्रता क्या आ जाएगी, सांद्रता की पावर क्या हो जाएगी, 1 माइनस में N अपॉन अपने पास में क्या आ जाएगा, समय। क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। ठीक है। अब सांद्रता क्या होती है, सांद्रता होती है मोल प्रति लीटर। क्या होती है, सांद्रता मोल प्रति लीटर। तो कहने का मतलब यहाँ लिख सकते हैं K इक्वल सांद्रता क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स, और इसकी पावर क्या आ जाएगी, 1 माइनस में N अपॉन में क्या आ जाएगा अपने पास, समय, यानी क्या आ जाएगा, सेकंड। तो समय किस में लेंगे अपन, सेकंड में लेंगे। अब देखिए यहाँ पर है तो इन दोनों की पावर क्या है, 1 माइनस में N है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसमें बाहर घातांक है तो घातांकों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है। तो कहने का मतलब 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप इसको देखोगे, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम यहाँ से ये लिखेंगे कि अपने पास में क्या आ जाएगा, K इक्वल टू क्या आ जाएगा, K इक्वल टू अपने पास में क्या आएगा, मोल। क्या आएगा, मोल। ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास मोल, ये क्या हो जाएगा, लीटर इनवर्स है, और इसकी पावर क्या 1 अपॉन N। तो अपॉन में क्या आएगा, सेकंड इनवर्स, या क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। ठीक है।
तो इसको हम ये क्या क्या कर सकते हैं कि इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करें। क्या करें, कथा को क्या कर दें, मल्टीप्लाई करें। तो अपने पास में यहाँ से क्या आ जाएगा, तो मैं इसको सीधा लिख रहा हूँ। तो अपने पास में क्या आएगा के, तो मोल की पावर क्या आ जाएगा अपने पास 1 माइनस में n, और लीटर क्या आएगा अपने पास n माइनस 1। ठीक है, और यहाँ से अगर हम सेकेंड को क्या लेके आएंगे ऊपर, तो क्या बन जाएगा सेकेंड इनवर्स। क्या बन जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, के निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, के। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगा अपने पास, तो क्या क्या आ जाएगा कि के इक्वल टू मोल की पावर क्या आ जाएगी 1 माइनस में n, लीटर की पावर क्या हो जाएगी n माइनस 1, और क्या आएगा सेकेंड इनवर्स है। तो ये अपने पास में क्या आ जाता है, ये अपने पास में आ जाता है वेग नियतांक। क्या आ जाता है, वेग नियतांक। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सभी अणुओं की मौलिकता या किसी भी अभिक्रिया की कोटि की हम क्या निकाल सकते हैं, विमा निकाल सकते हैं। कोई भी कंपाउंड है ना, तो उस कंपाउंड की हम क्या निकाल सकते हैं, विमा निकाल सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक, तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अपने पास में क्या है, जैसे एग्जांपल की बात करें कि अपने पास क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया। क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया। तो शून्य कोटि का मतलब क्या हुआ कि n इक्वल टू क्या आ गया 0। क्या आ गया, n इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अपने पास में क्या है, k इक्वल टू अपने पास में क्या है मोल 1 माइनस में n, लीटर क्या है n माइनस में 1। ठीक है, और क्या है सेकेंड इनवर्स। क्या है सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पर n इक्वल टू क्या है 0, n इक्वल टू क्या है 0। तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगी विमा, इसकी क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा मोल। क्या आ जाएगा अपने पास मोल। तो 1 माइनस में n, क्या आ जाएगा 1 माइनस में n। तो यहाँ पर क्या आएगी इसकी वैल्यू 0। ठीक है, और यहाँ पर अपने पास में क्या आएगा लीटर, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 1, और क्या आ जाएगा सेकेंड इनवर्स है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को हम 0 कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगी शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्या आ जाएगी, शून्य कोटि अभिक्रिया का क्या आ जाएगा, ये मात्रक। ये क्या आ जाएगा, शून्य कोटि अभिक्रिया का मात्रक। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे 2 नंबर, द्वितीय कोटि अभिक्रिया का मात्रक। इसका द्वितीय कोटि अभिक्रिया का मात्रक। तो द्वितीय कोटि के लिए n का मान कितना हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा, n का मान 2। तो n का मान 2 होगा तो k इक्वल टू हम जानते हैं कि क्या होता है कि मोल 1 माइनस में क्या होता है n, लीटर क्या होता है n माइनस में 1, और सेकंड क्या होती है इनवर्स। ठीक है, तो क्या होती है सेकंड इनवर्स। ठीक, तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर n का मान कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। n का मान कितना दे रखा है 2। तो यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा k इक्वल टू 1 माइनस 2 आ जाएगा। तो मोल क्या हो जाएगा 1 माइनस, क्या हो जाएगा 1 माइनस, और लीटर तो 2 माइनस में 1, तो क्या आ जाएगा n, यानी इसकी पावर 1 रहेगी। तो क्या आएगा सेकेंड इनवर्स। क्या आ जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो ये किसके आ जाएगी, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब शून्य कोटि। ठीक है, अब अपने पास क्या है प्रथम कोटि। क्या अपने पास प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए n इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए n इक्वल टू कितना आएगा 1। तो यहाँ से इसका मान क्या रखेंगे, तो 1 माइनस में 0, 0 माइनस 1, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, तो k इक्वल टू क्या आएगा मोल 1 माइनस में n, लीटर की पावर क्या आएगा n माइनस 1, और क्या आएगा सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो k इक्वल टू क्या आएगा सेकेंड इनवर्स। क्या आएगा सेकेंड इनवर्स। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड की क्या निकाल सकते हैं, विमान या इसका मात्रक का निर्धारण कर सकते हैं। तो शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया और द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड की क्या निकाल सकते हैं, मात्रक निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये कहा कि वेग नियतांक क्या होता है, k का मात्रक होता है विमा। तो माना किसी अभिक्रिया में n क्या है कि यहाँ अभिकारक अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी n,
और ये क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट P बना रहे हैं, ठीक है। तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, आर की पावर क्या हो जाएगी n, तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा जाएगा k, आर की पावर क्या होगी n होगी, क्योंकि n अनुभाग ले रहे हैं। तो k इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी, आर की पावर क्या लिखेंगे n। तो आप जानते हैं यहाँ पर जो r है वो किसको प्रेजेंट करता है, कंसंट्रेशन यानी सांद्रता को। तो सांद्रता अपॉन में क्या आएगा, समय, और सांद्रता और क्या हो जाएगा n। तो इस सांद्रता को हम ऊपर लेके जाएंगे तो किस में आ जाएगा, इनवर्स में आएगा। तो इसका मतलब k इक्वल टू क्या आएगा, सांद्रता 1 माइनस n अपॉन में क्या आएगा, समय। तो इसका मतलब ये हुआ कि सांद्रता क्या होती है, मोल प्रति लीटर होती है। तो इसका मतलब मोल लीटर इनवर्स, तो इसकी पावर क्या आएगा 1 माइनस n। अब देखो ये दोनों के लिए घातांक किस में आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा। तो अपॉन में क्या है, सेकंड। तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोल लीटर में सेकंड है, तो इसको मैं सीधा लिख सक रहा हूँ कि k इक्वल टू क्या आएगा, मोल 1 माइनस में n, n माइनस 1 सेकंड क्या आ जाएगा, इनवर्स। क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि वेग नियतांक की इकाई की सहायता से या उसके मात्रक से क्या कर सकते हैं, प्रथम कोटि, शून्य कोटि और द्वितीय कोटि अभिक्रिया का मान निकाल सकते हैं। तो शून्य कोटि अभिक्रिया में n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो 1 माइनस में 0 क्या आ जाएगा, 0 यानी मोल लीटर इनवर्स, और क्या आएगा, सेकंड इनवर्स। द्वितीय कोटि अभिक्रिया में n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। तो k इक्वल टू क्या आएगा, मोल 1 माइनस में लीटर n माइनस सेकंड इनवर्स। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या आएगा, 0 तो कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना बच गया, l की पावर कितनी बच गई, 1। तो न लिखे तो 1 मानी जाएगी। तो मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, और प्रथम कोटि में n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो अपने पास में यहाँ पर क्या आएगा, मोल 1 माइनस 0 या 1 माइनस से यहाँ पर n माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस में 1। तो कहने का मतलब -1 में से माइनस और -1 से फिर माइनस, तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अपने पास में क्या बनेगा, सेकंड इनवर्स बनेगा। क्या बनेगा, सेकंड इनवर्स। तो इस प्रकार से हम प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि अभिक्रिया की क्या निकाल सकते हैं, मात्रक या उसकी विमाएं निकाल सकते हैं। तो ये था अपने पास टॉपिक कि वेग नियतांक के मात्रक व विमाएं। इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपने पास अभिक्रिया की कोटि व अभिक्रिया की अणुसंख्यता, या क्या पढ़ेंगे, आणविकता। तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास अभिक्रिया की कोटि। नेक्स्ट टॉपिक क्या अपने पास, अभिक्रिया की कोटि, या इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर भी कहते हैं। कोटि क्या बोलते हैं, ऑर्डर भी कहते हैं, ठीक है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या है, देखिए। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु, अणु और आयन की सांद्रता है वो अभिक्रिया वेग को प्रभावित करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। फिर कहने का मतलब किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु, अणु या आयन की सांद्रता, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करती है। ये सांद्रता अभिक्रिया वेग को प्रभावित करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि। भी किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु, अणु या आयन की जो सांद्रता है वो अभिक्रिया वेग को प्रभावित करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ये क्या कह रहा है कि माना कोई रिएक्शन है अपने पास, कोई केमिकल रिएक्शन है, जैसे अगर हम बात करते हैं कि XA+ में क्या है, XB, तो ये अभिक्रिया है, तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, इसमें उत्पाद बनता है, और ये अपने पास में क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, ठीक है। तो अभिक्रिया वेग से क्या होगा, देखिए वेग नियम से क्या होगा, वेग नियम से तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया के अंदर अभिकारक की सांद्रताओं का जो योग होता है तो उसको भी हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। भी किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने भी परमाणु, अणु हैं, उनकी सांद्रता घातांकों का जो योग होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो ये क्या कह रहा है, वेग नियम से क्या होता है, माइनस डेल्टा x अपॉन में क्या होता है, डेल्टा t होता है, ठीक है। समानुपाती क्या होता है कि a की पावर क्या हो जाएगी x और b की पावर क्या हो जाएगी y।
तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी इक्वल क्या आ जाएगा के। तो ए की पावर क्या हो जाएगी एक्स और बी की पावर क्या हो जाएगी वाई। तो अभिकारक है, उन अभिकारक के घातांकों का जो योग होता है, अर्थात तो कोटि क्या हो जाती है, देखिए तो कोटि क्या हो जाएगी x प्लस में y को हम क्या कहेंगे कोटि। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक की सांद्रता घातांकों का जो योग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोटि कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोटि। अब इसमें कोटि कुछ विशेषता होती है। कोटि की क्या विशेषता होती है, देखिए एक नंबर कि जो घातांकों का योग होता है, क्या होता है, घातांकों का योग, उसको हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो कोटि में क्या होता है, तो कोटि की विशेषता है, तो क्या करें, घातांकों का जो योग होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। दूसरी बात कि कोटि एक क्या है, प्रायोगिक राशि है। कोटि एक क्या है, प्रायोगिक राशि। और कोटि का मान शून्य हो सकता है, यानी कोटि का मान शून्य, एक, दो, तीन। तो कहने का मतलब, तो ये अपने पास में क्या थी, कोटि की विशेषताएं। इसके बाद में क्या आता है, अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, आणविकता, या इसको क्या बोलते हैं, अणुसंख्यता किसे कहते हैं, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने परमाणु, अणु या आयन होते हैं उनकी जो संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आणविकता या अणुसंख्यता कहते हैं। क्योंकि जितने भी रासायनिक अभिक्रिया में अणु भाग लेते हैं, ठीक है, तो वह उसकी क्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है। जैसे हमने एग्जांपल की बात की, H2 प्लस में Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन में क्या बन रहा है, 2HCl बन रहा है। तो यहाँ पर कितने अणु भाग ले रहे हैं, 2 अणु भाग ले रहे हैं, तो इसकी आणविकता कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। इनकी विशेषता क्या है, तो आणविकता की विशेषता है कि ये अणुओं की संख्याओं का क्या होता है, योग होता है। यह एक सैद्धांतिक पद है और इनका मान कभी शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पर अणुओं की जरूरत पड़ती है, अर्थात बिना अणुओं के कोई भी केमिकल रिएक्शन संपन्न नहीं हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।